कि किसी फ्लाइट से हॉर्मुज स्ट्रेट का यह वीडियो बनाया गया है। हॉर्मुज खुलेगा तभी जब ईरान से बात होगी। ईरान पर बम गिराने से हॉर्मुज तो नहीं खुलने वाला, ये तो अभी 25 दिन में दिख गया। यह बात ईरान ने ट्रंप को 25 दिन के युद्ध में क्लियर कट समझा दी भाई कि मारोगे तो नहीं खुलेगा। हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप दुनिया से मदद मांगते रहे। दुनिया में कोई मदद करने तो आया नहीं। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, कहना पड़ा कि ईरान से बातचीत हो रही है। देखिए, बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि भाई 5 दिन मैंने ईरान को दिए हैं, 5 दिन बाद हम जो है वो अच्छी डील कर लेंगे। मुझे लगता है वो कर ना रहे, लेकिन उनको समझ में आ गया 10 घंटे में कि उन्होंने 5 दिन की बात की, उधर से ईरान मारता चला गया। तो इनको यह समझ में आ गया है कि इनके बूते का तो है नहीं ईरान को चुप कराना, ईरान से डील कर पाना, क्योंकि ईरान ने इनकी सारी नवाबी निकाल के छोड़ दी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये भारत से संपर्क कर रहे हैं ताकि कम से कम ईरान को बातचीत के टेबल पे लाया जा सके। क्योंकि 5 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे ही पब्लिक इनका मुंह देखना नहीं चाह रही है, जिस तरह से पब्लिक को, दुनिया को इन्होंने फंसा के छोड़ दिया है। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान को ऐसा फोड़ा कि वो डर की वजह से बातचीत के टेबल पर आ गया, लेकिन उनको अंदर से अंदर पता है ना कि क्या हो रहा है। भाई, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भयानक हमले किए हैं। 10 घंटे के अंदर 7 मिसाइल बैराज दागी। ट्रंप के ऐलान के बाद तेहरान के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। उधर ईरान के खुर्रम शहर और इस्फहान में पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क पर हमले हुए। पाइपलाइन फटने से खुर्रम शहर में ब्लैकआउट हो गया। यानी युद्ध वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। ये ट्रंप ने नौटंकी की कि हमने 5 दिन की बात की है, 5 दिन में हो जाएगा, और इसीलिए अब फोन लगा रहे हैं इधर उधर कि भाई कुछ तो कराओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई देखो, ट्रंप भले ही ईरान से बातचीत का दावा करें, लेकिन युद्ध के मैदान में भीषण बमबारी चल रही है, यह ट्रंप को समझ में आ रहा है। इजराइल में कल पूरी रात सायरन बजे बॉस। तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों ने नींद उड़ा दी लोगों की। इनमें ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। जब ये मिसाइल गिरती हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई मिसाइल गिर रही हैं, जबकि ये एक मिसाइल होती है। इसके वॉरहेड टारगेट पर गिरने से पहले ही आसमान में बिखर जाते हैं और ज्यादा तबाही मचाते हैं। देख रहे कैसे जा रहा है, एकदम झुंड बना के फट जाता है। विदेशी मीडिया के दावों के मुताबिक 10 घंटे में ईरान ने इजराइल पर 7 बार मिसाइलों के बैराज दागे। इजराइल के तेल अवीव में हाइफा और ईरान में नेशार में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। नेशार के अपार्टमेंट में मिसाइल गिरने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल में कल रात क्या हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अभी पहुंची है तेल अवीव के उस इलाके में जहां की एक मेजर मिसाइल आके गिरा है। हमारी अभी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह क्लस्टर एमिनेशन ना होकर के एक पूरा का पूरा मिसाइल था जो कि सड़क पर गिरा है, और वहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है। चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर तक जाके डिस्ट्रक्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ बताया कि यहाँ इंजरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार इजराइल को फोड़ रहा है। ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइलें मार रहा है। ईरान की मीडिया यह कहकर मजाक उड़ा रही है कि टॉक्स विद द यूएस अंडरवे थ्रू मिसाइल स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हमारी मिसाइलें कर रही हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक सुसाइड ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक काले रंग का सुसाइड ड्रोन क्रैश हुआ पड़ा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इसे अमेरिका का ल्यूकस ड्रोन बताया है। 25 दिनों के इस युद्ध में ईरान ने अब तक अमेरिका के 131 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इधर ईरान फोड़ता चला जा रहा है, उधर इजराइल भी नहीं रुक रहा। कल रात तेहरान में रिहायशी इलाके में भयंकर एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद पूरा इलाका हिल गया। एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि दूसरी बिल्डिंग में एक फ्लोर रहने के लायक ही नहीं बचा। ईरान ने आरोप लगाया है कि हमला अमेरिका और इजराइल ने किया। ये तस्वीरें आपको तेहरान की दिखा रहा हूं। मतलब दोनों तरफ भयंकर तबाही मची हुई। सोचिए, बम और मिसाइलें तब गिर रही हैं जब ट्रंप ने 5 दिन के लिए ब्रेक लगा रखा है हमले पर। जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तब मिसाइलें गिर रही हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों को कोई सीरियसली कैसे लेगा बॉस। ट्रंप दावे बड़े बड़े फेंक देते हैं। उनकी ईरान में कुछ लोगों से बात हो रही है कह देते हैं, वो ईरान में टॉप के लोग हैं कह देते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब वैसा ही करेगा जैसा वो चाहेंगे। तो अब तक क्यों नहीं किया, और कर रहा है आपके चाहने पर कर रहा है, तो तेल अवीव कैसे फोड़ रहा है। आप चाहते हैं क्या इजराइल पर अटैक हो?
वो कह रहे हैं कि जैसा वेनेजुएला में ट्रंप ने किया था वैसा ही ईरान में होगा। वेनेजुएला में तो ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठवा लिया था, फिर मादुरो के ही करीबी सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को कमान सौंप दी। यही फॉर्मूला ट्रंप ईरान में अपनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान में बहुत सॉलिड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सॉलिड व्यक्ति है कौन ये तो बताओ बॉस। उनको खुद नहीं पता, क्योंकि फेंकने में कुछ थोड़ी लगता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया कि अमेरिका ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलीबाफ से बातचीत कर रहा है। मोहम्मद बगेर गलीबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं। इनकी गिनती ईरान के शक्तिशाली नेताओं में की जाती है। ईरान की राजनीति में मोहम्मद बगेर गलीबाफ एक बड़ा नाम है। वो IRGC के पूर्व कमांडर और तेहरान के मेयर रह चुके हैं और सीधे तौर पर सुरक्षा बलों और सुप्रीम लीडर के करीबी रहे। लेकिन अगर अमेरिका इनसे बात कर रहा है तो खुल के नाम लेता है। ये तो सोर्सेज से खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि ईरान के जिस नेता से अमेरिका ने बातचीत करने का संकेत दिया, उस नेता ने तो तुरंत कह दिया कि है झूठ बोल रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने इन सभी मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हुई भी नहीं की है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है आदमी। अमेरिका और इजरायल युद्ध के इस दलदल में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नोट छाप रहे हैं बॉस, और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा नहीं रह गया, इसलिए आप देखिए कि क्रूड ऑयल के दामों में फिर से आग लग गई है। कल ट्रंप के 5 दिन वाले बयान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिर गई थी, लेकिन आज फिर क्रूड ऑयल के दाम 4% बढ़कर $104 प्रति बैरल पहुंच गए, क्योंकि लोगों को दिख गया कि अरे ये आदमी बोला और रात भर बम फटा है, कैसे तेल की कीमत कम होगी, फिर भाग गया वो ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ईरान से बातचीत होने की बात कही, उसके पीछे शेयर मार्केट और ऑयल मार्केट का बड़ा खेल है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि ट्रंप मार्केट खुलने से ठीक पहले युद्ध पर बड़ा ऐलान करते हैं। कुछ लोग मार्केट में मोटा मुनाफा कमाते हैं। आरोप लग रहा है कि कल ट्रंप के युद्ध पर ऐलान से पहले ही कुछ चुनिंदा लोगों को यह खबर लीक कर दी गई और उन लोगों ने जमकर ट्रेडिंग की जो अप्रत्याशित थी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक सुबह 6:49 से 6:50 के बीच व्यापारियों ने ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड WTI क्रूड में 5,000 करोड़ रुपए के दाव लगाए थे बॉस। ये दाव ट्रंप के ईरानी एनर्जी साइट्स पर हमला कर टालने के ऐलान से लगभग 15 मिनट पहले हुआ। इत्तेफाक है। ये दाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को लेकर थे और जैसा दाव लगाया गया वैसा ही मार्केट में हुआ। एक तरफ जहां किसी को भनक नहीं थी कि ट्रंप ऐसा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खबर ब्रेक होने से पहले ही तेल के ऊपर दाव लगाया और भयंकर पैसा कमा लिए। दावा है कि इन ट्रेडर्स ने 20 मिनट में 938 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, यानी 47 करोड़ रुपए प्रति मिनट का प्रॉफिट। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर इतने कम वक्त में ऐसा रिस्क नहीं लेता है, वो भी ट्रेडिंग शुरू होने से ठीक पहले। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि ट्रंप वीकेंड पर ईरान पर तगड़ा हमला करेंगे जब मार्केट बंद रहता है, जिससे सोमवार को जब अमेरिकी मार्केट खुलेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा और ट्रेडर्स को मुनाफा हो जाएगा। तीसरी थ्योरी के मुताबिक ट्रंप 5 दिन का ब्रेक लगाकर टाइम बाय कर रहे हैं, जिससे ट्रंप को ईरान में अमेरिकी मरीन उतारने का वक्त मिल जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जिस दिन ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है उसी दिन यूएस मरीन्स मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे। अमेरिका 2 बैच में करीब 5,000 अमेरिकी मरीन्स उतार रहा है। खबर चल रही है कि अमेरिका सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं घुसेगा, वो चाबहार पोर्ट के रास्ते ईरानी इलाके में एंट्री लेगा। खर्ग आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड और नॉर्थ ओमान जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वहां से हमला न करके अमेरिका ईरान को शॉक करने की कोशिश करेगा। इसलिए ट्रंप अपनी मरीन्स के पहुंचने का समय ले रहे हैं। आप यह भी देखिए कि इधर बातचीत का माहौल बनाया जा रहा है, उधर यह रिपोर्ट भी आ गई कि अब युद्ध में खाड़ी देश भी कूद सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE भी युद्ध में कूदने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि ईरान ने उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट में दावा है कि अभी तक तो इन देशों ने अपनी मिलिट्री नहीं उतारी, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं। दावा है कि खाड़ी देश ईरान पर स्ट्राइक के लिए अपने यहां बने अमेरिकी एयरबेस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों से लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ट्रंप बातचीत को लेकर झूठ बोल रहे हैं और बातचीत की आड़ में युद्ध को नए लेवल पर एस्केलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है इससे तो कोई नहीं जानता। क्या नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत चाबहार पोर्ट को लेकर हुई है कि उधर से घुसने वाले हैं? क्या कोई नहीं जानता पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान से कांटेक्ट करने की कोशिश ट्रंप के लोग कर रहे हैं,
क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने 2 करीबी लोगों को इसमें लगाया हुआ है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को ईरान से बातचीत के काम पर लगा दिया है। इनके बारे में आपको बता देता हूं। स्टीव विटकॉफ ये न्यूयॉर्क के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी और विटकॉफ ग्रुप के फाउंडर हैं। ये ट्रंप के पुराने और बहुत करीबी दोस्त हैं। ट्रंप ने विटकॉफ को ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अपना विशेष दूत बनाया। ट्रंप के दूसरे करीबी हैं जेरेड कुशनर। ये ट्रंप के दामाद साहब हैं। ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप से इनकी शादी हो रखी है। कुशनर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनके सलाहकार थे। माना जाता है कि कुशनर ने इजरायल हमास युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए ट्रंप ने ईरान के साथ शांति बातचीत करने के लिए उन पर भरोसा जताया कि जा बेटा तू ही कुछ कर, ससुर को बचा। लेकिन ट्रंप के सामने दिक्कत है कि जिन 2 लोगों को ईरान से कांटेक्ट करने और बातचीत करने के लिए लगाया गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी ईरान से बातचीत की, लेकिन उस बातचीत के बीच ही ईरान पर हमला करवा दिया। इसलिए ईरान इन पर भरोसा नहीं कर रहा और ना ही सीधी बातचीत हो रही है। ट्रंप को इसलिए बैक चैनल से कुछ और देशों को, कुछ लोगों को लगाना पड़ा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित बातचीत के लिए जिस जगह को चुना गया, वो जगह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस खबर को और ज्यादा मजबूती तब मिली जब पता चला कि ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब इस बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा गया तो उन्होंने भी गोलमोल जलेबी छान दी, जवाब सीधा नहीं दिया। कैरोलिन से पूछा कि क्या इस हफ्ते अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ट्रंप के दोनों शांति दूत विटकॉफ और कुशनर के साथ इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं और अमेरिका प्रेस के जरिए बातचीत नहीं करेगा। यह एक बदलती हुई स्थिति है और बैठकों के बारे में लगाए जा रहे अंदाजों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस द्वारा उनकी औपचारिक घोषणा न कर दी जाए। भाई एक बार में बोलो कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के जवाब दे रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ होने वाली शांति वार्ता को सीक्रेट रखा जाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाहवाही लूटने के चक्कर में व्हाइट हाउस की कोशिशों पर पानी फेर दिया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीट दिया, लिख दिया कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में युद्ध को समाप्त करने के लिए संवाद की दिशा में जारी प्रयासों का स्वागत करता है और उनका पूर्ण समर्थन करता है। अमेरिका और ईरान की सहमति के बाद पाकिस्तान इस जारी संघर्ष के व्यापक समाधान और सार्थक और निर्णायक वार्ता को सुगम बनाने के लिए मेजबानी करने को तत्पर और गौरवान्वित महसूस करता है। यानी वहां व्हाइट हाउस छुपा रहा है कि नहीं भाई, उन कैसे दिखाएं कि हम पाकिस्तान के जरिए जो है वहां पे बैठक कर रहे हैं। यहां ये भाई ने खुला बोल दिया कि देखिए हम तो बड़ा खुश हैं कि आप हमारे यहां आके बातचीत कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान जी तोड़ हाथ पांव मार रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने शांति वार्ता को लेकर ट्रंप से बात की। शहबाज शरीफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात कर चुके हैं। कहा जा रहा है, यह भी दावा है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और इजिप्ट भी मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो मुनीर जो है वो ट्रंप की चापलूसी में एकदम नंबर 1, तो वहां थोड़ा सेटिंग हो रखा है। ट्रंप के दामाद से भी उनकी बनती है और वहां इस्लामिक ब्रदरहुड वाला मामला है, तो उसमें ईरान को थोड़ा कह सकते कि भाई तुम मेरी बात सुनो। सोचिए ट्रंप का क्या हाल हो गया कि पाकिस्तान जैसे देश या पाकिस्तान जैसे गए गुजरे देश से कहना पड़ रहा है कि भाई सेटिंग करवा, मीटिंग करवा। मुनीर को तो जो ऑर्डर आएगा वो उस ऑर्डर को पूरा करने में लग जाएगा। लेकिन सवाल यह कि ईरान मानेगा या नहीं। ईरान ने किसी तरह से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं और ईरान को भी तो दिख रहा है कि तुम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, तुमने कौन सी मेरी मदद कर दी जब अमेरिका और इजराइल मार रहे थे। एक तरफ तो ईरान अटैक पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ वो नए नेता को अभी ऐलान कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, फिर उसके बाद जो नेता आए उनको भी खत्म कर दिया, लेकिन ईरान नए नेता नियुक्त करता जा रहा है। आप देखिए कि अली खामनेई के बाद ईरान ने मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया और अब ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की खाली कुर्सी पर नया नेता लाकर बिठा दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कार्यालय से ऐलान हो चुका है कि मोहम्मद बाकिर ज़ोलक़द्र को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ज़ोलक़द्र ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर हैं। वो गृह मंत्रालय में सुरक्षा उपप्रमुख, सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में उपप्रमुख का पद संभाल चुके हैं। कट्टरपंथी गुड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के चीफ रह चुके हैं। ज़ोलक़द्र 2022 से वो एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सचिव के रूप में एक्टिव थे। यानी ईरान भी लगातार मैसेज दे रहा है कि वो आगे की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अब अगर ये लड़ाई रुक नहीं रही, पर्दे के पीछे खेल हो रहे हैं, कुछ नया कांड हो सकता है, ऐसे में भारत क्या करेगा? पाठशाला में अगला चैप्टर इसी पर है।
2 दिन में पीएम मोदी ने दूसरी बार अलर्ट मोड ऑन किया है बॉस। संसद में तेल गैस संकट पर क्या बड़ी बात कह दी, कहीं इमरजेंसी लागू, कहीं लॉकडाउन लग गया। तेल गैस के संकट के बीच भारत में कितना माल बचा है, तेल गैस, नौकरी, महंगाई, भारत पर क्या क्या खतरा, जो पाठशाला में बताया वही पीएम मोदी ने भी कह दिया है क्या अब इसका चैप्टर। देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हवाई दावों के बीच दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ रहा है। इस बीच भारत में पीएम मोदी ने युद्ध और उसके असर को लेकर बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बार ईरान युद्ध पर अपनी बात रखी। पहले लोकसभा में बोले, फिर राज्यसभा में पीएम मोदी ने ईरान युद्ध और उसमें आने वाले संकट पर अलर्ट किया। और वही बातें लगभग कहीं जो पाठशाला में हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं बॉस, कि युद्ध का असर भारत पर होगा ही होगा। भले बीजेपी के नेता, इकोसिस्टम, उनका पेट्रोलियम मंत्री, उनके अधिकारी कहते रहे कि ना 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 कुछ नहीं, सब बहुत बढ़िया। हमने आपको पाठशाला में डे 1 से कहा था कि संभव नहीं है बॉस कि सब अच्छा है, पॉसिबल नहीं है। और ये ईमानदारी से माननी चाहिए बात, क्योंकि दुनिया का संकट हमारा खड़ा किया हुआ संकट नहीं है बॉस। इसमें क्या लजाना मानने में कि भाई हम पे भी आ गया है। बोलिए कि एक देश के तौर पे हमको क्या करना है, सब लगेंगे उसमें मिलके करेंगे। लेकिन तब तो मंत्री और अधिकारी कह रहे थे कि टेंशन की कोई बातें नहीं, कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, जबकि देश में एलपीजी की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। इधर का माल काट के उधर दो, कमर्शियल काटो, डोमेस्टिक दो, ये सब हो रहा था। लेकिन लोगों पे डाल दिए क्या, पैनिक में सिलेंडर भरवा रहे, पैनिक में थे लोग। अब पीएम मोदी की बातों से साफ है कि युद्ध से गंभीर एनर्जी संकट खड़ा हो गया है। ऑयल और एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई देशों से भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन यह संकट और गहरा हो सकता है। यानी एग्जैक्टली बॉस, एग्जैक्टली यही बात हम आपको पाठशाला में बता रहे थे, फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ। तो उस समय सरकार के मंत्री और अधिकारी, उनका इकोसिस्टम, सब सोशल मीडिया पर हर जगह कह रहे थे कि सब ठीक, पैनिक बाइंग हो रही है। अब पेट्रोलियम मंत्री कहें, प्रधानमंत्री जब ईमानदारी से देश को बता रहे हैं कि भाई ये स्थिति है, तैयार रहना होगा, तो पेट्रोलियम मंत्री बताएं, उनके अधिकारी बताएं, उनका इकोसिस्टम बताए बॉस, कि तब आप क्यों बोले कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है अपना प्रोक्योरमेंट कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां गया आपका डाइवर्सिफाई जो किए थे, चांद से लाइएगा। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है ना बॉस, उसकी कमी कहां से पूरी कीजिएगा। और अगर पूरी कर लिए थे, डाइवर्सिफाई कर लिए थे, तो पीएम को क्यों बोलना पड़ रहा है कि संकट है देश में। पब्लिक के ऊपर क्यों लाद दिए आप लोग कि पैनिक बाइंग, जैसे पब्लिक को कुछ समझ ही में नहीं आता है। अब जब ईरान युद्ध के 24 दिन हो गए, तो सरकार को वही बात माननी पड़ी जो हम पाठशाला में शुरू से कह रहे थे। इसी मुद्दे पर विपक्ष भी हमलावर है।